तो हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके थे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये था कि हर एक एक्शन के एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। तो अगर एक्शन में F1 फोर्स लग रहा है तो रिएक्शन में F2 फोर्स लगेगा, और दोनों फोर्स कैसे होंगे? इक्वल। और अगर डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन कैसी होगी? उनकी अपोजिट। तो अगर एक जो है लेफ्ट में है तो दूसरा कैसा होगा? राइट में। जैसे ये पर्सन है, ये नाव से उतर रहा है, तो पर्सन इधर की तरफ जा रहा है, तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो नाव पे फोर्स कहाँ लग रहा है? नाव पे फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। तो हर एक एक्शन के इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। तो पर्सन आगे जा रहा है तो नाव कहाँ जाएगी? पीछे जाएगी। इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा था जिसमें दो बच्चे दो कार्ड्स के ऊपर क्या कर रहे हैं? इस सैंड बैग से खेल रहे हैं। तो जैसे ही ये फर्स्ट वाला बच्चा इसे गर्ल को ये बॉय गर्ल को सैंड बैग देता है, तो सैंड बैग तो कहाँ जाता है? आगे की तरफ। इसकी कार्ड कहाँ जाएगी? राइट की तरफ। सैंड बैग गया लेफ्ट, कार्ड जाएगी राइट की तरफ। फिर जो है ये गर्ल के पास आ गया बैग, और गर्ल क्या करेगी? गर्ल जो है इस सैंड बैग को आगे की तरफ फेंकेगी, और इसकी कार्ड कहाँ जाएगी? इसकी कार्ड पीछे की तरफ जाएगी। और ऐसे करके धीरे धीरे इनकी कार्ड के बीच में डिफरेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे और भी फोर्सेस होंगे जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, बट इस टाइप का ये हमें मिलेगा। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद इसमें बता रखा है कि ये चिल्ड्रन वाली जो एक्टिविटी है, इसके लिए हमें कार्ड बनानी है। द कार्ड शोन इन दिस एक्टिविटी कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ 12 mm और 18 mm थिक प्लाईवुड बोर्ड। तो हम इसे प्लाईवुड बोर्ड से बना सकते हैं, और उनका साइज क्या होना चाहिए प्लाईवुड बोर्ड का? 50 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर विथ 2 पेयर्स ऑफ हार्ड बॉल बियरिंग व्हील्स। तो उसमें एक कार्ड में कितने पेयर? 2 पेयर्स, यानी 4 हार्ड बॉल बियरिंग व्हील्स लगेंगे। तो हार्ड व्हील्स लगेंगे, और स्केट व्हील्स आर गुड टू यूज। सो स्केट व्हील्स हम भी यूज कर सकते हैं, बट स्केट बोर्ड हमने यूज नहीं करना। क्यों? स्केट बोर्ड्स और नॉट एज इफेक्टिव, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन स्ट्रेट लाइन मोशन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो मोशन होता है इनमें स्केट बोर्ड में, वो मेंटेन नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हम तीनों लॉज ऑफ मोशन समझ चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि कोई चीज चलती है तो चलती रहेगी, कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने हमें बताया कि जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम ये बता पाए कि कैसे कितने फोर्स से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसमें एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? कि अगर कोई भी हम एक्शन करेंगे तो उसके एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगी। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे बिल्कुल, बस उनकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो इस तरीके से हमने तीनों लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए। अब इसके बाद हमारा नया कंसेप्ट आता है। नए कंसेप्ट का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? तो सबसे पहले तो हमें मोमेंटम याद करना होगा, जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक बड़ा ट्रक अगर नहीं चल रहा तो वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन बड़ा ट्रक अगर कम स्पीड से भी चल रहा है तो हार्मफुल है। छोटी गोली अगर बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही तो वो भी हार्मफुल है। तो हमने एक क्वांटिटी पढ़ी थी जो मास और वेलोसिटी को रिलेट करती है। मास और वेलोसिटी को रिलेट करती है, उसी को हमने क्या था कहा था? मोमेंटम। तो स्मॉल p यानी मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर है। वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर है। तो मोमेंटम किस डायरेक्शन होता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, और ये किसी चीज का मास है। तो बड़ा ट्रक कम वेलोसिटी के साथ भी उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, यानी बहुत चोट लगेगी। छोटी गोली है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा, तो उसका भी मोमेंटम बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए वो भी किल कर सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मास और वेलोसिटी को रिलेट करने वाली क्या क्वांटिटी है? उसका नाम है मोमेंटम। अब ये बात कर रहे हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई चीज का फिक्स रहना, फिक्स रहना या वैसे ही रहना। तो कंजर्वेशन का क्या मीनिंग हुआ? फिक्स रहना। कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, का मतलब वो जितना था मोमेंटम उतना ही रहेगा, मोमेंटम चेंज नहीं होगा। या इसको हम कैसे कह सकते हैं? नो चेंज। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? नो चेंज। नो चेंज। तो अब इसको पढ़ के देखते हैं कि कुछ आइडिया तो नाम से ही लग रहा है कि मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा।
लेकिन कैसे नहीं हो रहा तो देखते हैं, अब इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। सपोज टू ऑब्जेक्ट्स, टू बॉल्स ए एंड बी से ऑफ masses ma and mb are traveling in the same direction along a straight line at different velocities ua and ub respectively। तो ये कठिन सी लाइन है। इस कठिन सी लाइन का बहुत सिंपल सा मतलब क्या है, हमारे पास दो बॉल है, एक बॉल ए है, एक बॉल बी है। तो पहली बॉल का मास क्या है, हम ऐसे करके मास के लिए m लिखते हैं और साइड में एक छोटा सा a लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये वेलोसिटी किसकी है, a बॉल की, सॉरी मास किसका है, a बॉल का। b बॉल का मास कैसे लगेंगे, b बॉल के लिए साथ में छोटा सा b लगा देंगे m के साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया, b बॉल का मास हो गया। अब ये हमने कर दिया। इनको क्या बोलते हैं, जैसे छोटे लेटर लिखे जाते हैं ये, इनको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो mb, तो m के साथ छोटा सा सबस्क्रिप्ट लगा के छोटा सा b लिख दिया, इसे क्या बोलते हैं mb, और ये सबस्क्रिप्ट के साथ है। तो पहले हमारी ये a बॉल हो गई, मास कितना हो गया ma, b बॉल हो गई, b बॉल का मास कितना हो गया mb। अब ये दोनों क्या कर रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, दोनों किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। अब हमने क्या करना है, उनका पहले वेलोसिटी निकाल ली। तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, तो हमने क्या माना, इनिशियल वेलोसिटी किससे दिखाते हैं, u से। a बॉल के लिए तो साइड में क्या लगा दिया, छोटा सा a, b बॉल के लिए तो साइड में क्या लगा दिया, छोटा सा b। तो दो बॉल है a और b, वो उनके मास क्या है ma और mb, और कितनी इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है, ua और ub से, और किस डायरेक्शन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में वो बॉल्स चल रही हैं। तो इस तरीके की हमारी सिचुएशन है। लेकिन ये ua और ub अलग अलग है, ua और ub अलग अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो पहले वाले की जो है वेलोसिटी कितनी है, ua, दूसरे वाले की वेलोसिटी क्या है, ub। अगर हम ऐसा केस लेते हैं कि ua ज्यादा है तो ये इससे टकराएगी, और इसमें अभी और पढ़ते हैं तो देखते हैं। ये तो हमारा केस आ गया कि a का मास ma, b का मास mb, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ua, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ub, और ये कंडीशन क्या है, बिफोर कोलिजन, मतलब वो अभी टकराई नहीं है, वो चल रही है, अभी टकराई नहीं है। एंड देयर आर नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, और कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगा हुआ, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। तो सिर्फ क्या है, बॉल चल रही है, बॉल्स में अपना मोमेंटम है। मोमेंटम क्यों है, क्योंकि उनका मास है और वो चल रही है, तो उनकी वेलोसिटी है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उनमें मोमेंटम होगा, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा हुआ। अब ए वाली बॉल पीछे है, बी वाली बॉल आगे की तरफ है, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, बी तेज जा रही है, तो ए कभी उस तक टच ही नहीं कर पाएगी। अगर बी तेजी से जा रही है तो ए कभी टच ही नहीं कर पाएगी। अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर भी है तो भी वो कभी टच नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें ए की वेलोसिटी ज्यादा है, यानी ua ज्यादा है और ub कम है, ub क्या हो गया, कम, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये डिस्टेंस कम होने लगेगी और ए बॉल किससे टकरा जाएगी, बी बॉल से टकरा जाएगी। तो हमने क्या करा, एक बार फिर से देखते हैं। एक बॉल ए है, एक बॉल बी है, इसका मास ma है, इसका मास mb है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। ये ub वेलोसिटी से चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ub है, इसकी वेलोसिटी ua है, दोनों चल रही हैं और एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। अब एक ही डायरेक्शन में चल रही है, अगर ub ज्यादा होगा तो ये तेजी से आगे जाएगी और ये पहले से पीछे, ये और पीछे हो जाएगी, तो टकराएंगी कभी नहीं। अगर दोनों की बराबर वेलोसिटी होगी, जितना ये चलेगी उतना ये चलेगी, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बनी रहेगी, फिर भी नहीं टकराएंगी। लेकिन एक खास कंडीशन है कि अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ए की वेलोसिटी ज्यादा हो, बी की वेलोसिटी कम हो, तो थोड़ी देर बाद ए वाली इससे टकरा जाएगी, थोड़ी देर बाद ए वाली इससे टकरा जाएगी। तो और हमने क्या माना कि कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है, यानी फ्रिक्शनल फोर्सेस और अदर फोर्सेस नहीं है। लेट ua ग्रेटर देन ub, तो यही वाली हमने कंडीशन ली है कि ua क्या है, ub से ज्यादा है, यानी वेलोसिटी जो है फर्स्ट बॉल की वो सेकंड बॉल से ज्यादा है। एंड द टू बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर एज शोन इन फिगर 9.14b। तो अब क्या है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये दोनों बॉल्स क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी, ये दोनों बॉल्स टकरा जाएंगी।
क्यों? क्योंकि ये ए बॉल तेज चल रही थी, बी बॉल चल रही थी, लेकिन इसकी स्पीड कम थी, ए बॉल की स्पीड ज्यादा थी, तो ये टकरा गई। अब टकरा गई तो टकराने को ही क्या बोलते हैं हम? कोलिजन बोलते हैं। टकराने को बॉल के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट फॉर अ टाइम टी। तो अब माना कि कोलिजन में कितना टाइम लगता है? टी टाइम लग जाता है इस कोलिजन में। द बॉल ए एक्सर्ट्स अ फोर्स ए बी ऑन बॉल बी एंड बॉल बी एक्सर्ट्स अ फोर्स बी एफ बी ए ऑन बॉल ए। तो अभी हम जो थर्ड लॉ से पढ़ा है उसी तरीके से हमने फोर्स लगाया। माना इस कोलिजन में टाइम लगता है टी। तो फर्स्ट बॉल जो है उसका ए है, तो हमने ये लिखने का तरीका देखा था कि फर्स्ट बॉल एफ ए जो है वो बी बॉल पे फोर्स लगाती है, तो इस फोर्स का नाम क्या दिया है? एफ ए बी। तो ए बॉल बी पे कितना फोर्स लगाती है? एफ ए बी। इसी तरीके से अपोजिट फोर्स बी बॉल भी लगाएगी, उसका फोर्स कितना हुआ? एफ बी ए, उसका नाम हमने दिया है एफ बी ए। तो सेकेंड बॉल जो फोर्स लगाएगी वो एफ बी ए लगाएगी, तो एफ बी ए किस डायरेक्शन में? एफ बी ए इस डायरेक्शन में, एफ ए बी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और दोनों के दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दोनों के दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। अब टकरा गए, ए बॉल ने कुछ फोर्स लगाया, बी बॉल ने कुछ फोर्स लगाया, टकराने के बाद टाइम टी लगा इसमें। अब टकराने के बाद क्या है? सपोज वी ए एंड वी बी आर द वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉल्स ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन। तो अब टकरा गई है, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा, और वो वेलोसिटी कितनी हो गई है? वी ए और वी बी। तो ए बॉल की वेलोसिटी कितनी हो गई? वी ए। बी बॉल की वेलोसिटी कितनी हो गई? वी बी। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस थर्ड डायग्राम में दिखा रखा है कि अब ये एम ए जिसका मास था उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? वी ए। और जिस बॉल का मास था एम बी वो कितनी हो गई है? वी बी। तो इस तरीके से ही हमारा एक्सपेरिमेंट है।